दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी पहेली के बारे में है जिससे पूरा गांव डरा हुआ था। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह उस पहेली को सुलझाकर गांव को बचा सके। राजस्थान के उदयपुर के एक गांव में रहने वाले सभी गांव वालों ने एक दिन पंचायत बुलाकर फैसला किया कि गांव के सभी नौजवानों को गांव से बाहर भेज दिया जाए। सरपंच ने सभी को सूचना दी। जैसा कि आप जानते हैं कि किले में प्रेतात्मा का वास है। वह गांव में रात के समय घूमती है और जिस घर में कोई भी जवान लड़का होता है वह उसे वश में करके किले में ले जाती है। फिर उसका कुछ पता नहीं लगता। इसलिए हमने तय किया है कि यहाँ के नौजवानों को किसी शहर में भेज दिया जाए। जब इस प्रेतात्मा की पहेली सुलझ जाएगी तो हम इन्हें बुला लेंगे। तभी गांव के एक बुजुर्ग मोहनराम जी खड़े हुए और बोले, क्या कह रहे हो सरपंच? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं उस पहेली के बारे में, आज तक तो कोई उसे हल कर नहीं पाया। ये सुनकर सरपंच ने कहा, लेकिन इन बच्चों की रक्षा तो करनी ही होगी। कैसे बचाएंगे इन्हें उस प्रेतात्मा के कहर से? तभी संजय, जिस उम्र 25 साल थी, वह बोला, सरपंच जी, वह पहेली तो बताइए और हम उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं और उसको सुलझाकर क्या प्रेतात्मा किसी को परेशान नहीं करेगी। सरपंच ने कहा, बेटा वो हम नहीं बता सकते क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तुम उस पहेली को सुलझाने की कोशिश करोगे। ये बात सुनकर गांव के कुछ लोग तो अपने बच्चों को शहर भेजने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ज्यादातर इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। सरपंच ने सबको समय दिया सोचने के लिए। सभी गांव वाले अपने अपने घर चले गए। संजय जब अपने घर आया तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ तुम्हें तो पता होगा उस पहेली के बारे, मुझे बताओ ना। संजय की माँ पुष्पा जी ने कहा, बेटा उस बात को भूल जा, इसी चक्कर में तेरे पिता की जान चली गई और भी न जाने गांव के कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे। संजय ये सुनकर बहुत घबरा गया। वह बोला, क्या माँ, पिताजी की मौत उस प्रेतात्मा के कारण हुई थी? अब तो आपको बताना ही पड़ेगा। मैं उससे अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहूंगा। पुष्पा जी उसे ने कहा, बेटा हम सब बड़े लोगों ने मिलकर यह फैसला किया है कि बच्चों को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। तुझे मेरी कसम, मुझसे कुछ मत पूछ। संजय कसम देने से चुप रह गया, लेकिन उसके मन के अंदर एक तूफान उठ रहा था कि उसके पिता की मौत का बदला कैसे ले। अगले दिन वह अपने दोस्तों से मिला और उन्हें सारी बात बता दी। उसका दोस्त नीरज बोला, भाई मेरे भी चाचा ऐसे ही मारे गए, हमें पता लगाना ही होगा। ये सुनकर संजय ने कहा, भाई गांव में तो कोई कुछ बताएगा नहीं, हमें गांव के बाहर जाकर किसी से पता करनी चाहिए। आखिर बाहर के लोगों को भी तो इसके बारे में पता होगा। अगले दिन का समय तय करके सभी दोस्त गांव बाहर जाकर दूसरे गांव में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने पूछताछ की, तभी उन्हें एक बुढ़िया माई मिली। बुढ़िया माई के घर पहुंचकर संजय और नीरज ने उनसे पूछा। बुढ़िया माई की बात सुनकर दोनों के होश उड़ गए। उन्होंने कहा, बेटा उस गांव के ही नहीं, कई गांवों के लोग मारे जा चुके हैं उस पहेली के चक्कर में। संजय बोला, मां जी मेरे पिता भी जा चुके हैं, आप बस ये बताओ वह पहेली है क्या? तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा अगर तुम वहां कभी मत जाना, इसी शर्त पर मैं तुम्हें बताऊंगी। संजय और नीरज मान जाते हैं। तब वह बुढ़िया माई कहती है, उस किले में एक राजा राज करता था। हम सब उसकी प्रजा थे। राजा रानी बहुत भले थे, सबका कल्याण करते थे। कुछ सालों बाद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया। उसका नाम था कोमलमती। जब वह पैदा हुई थी उस दिन चंद्र ग्रहण था। नकारात्मक शक्तियां ऐसे में बहुत ताकतवर होती हैं। उसमें से एक नकारात्मक शक्ति ने उस कन्या पर अपना कब्जा कर लिया। जब तक वह छोटी थी तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसका स्वभाव बदलने लगा। वह तंत्र मंत्र करने लगी। जब उसके पिता ने उसे शिक्षा के लिए भेजना चाहा तो वह बहुत गुस्सा हो गई। कहते हैं रात को उसने अपने माता पिता दोनों को मार दिया और महारानी बनकर राज करने लगी। वह गरीबों पर बहुत अत्याचार करती थी।
सभी उसके राज्य में परेशान रहते थे। एक दिन वह तंत्र मंत्र कर रही थी। तब उसने मंत्रों की शक्ति से राजा का सारा खजाना महल में ही एक गुप्त स्थान पर छिपाकर उस जगह को ताले में बंद कर दिया। सेनापति राघव, जो कि उससे बहुत प्यार करता था, उसने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे सुनकर कोमलमती बहुत गुस्सा हो गई और सैनिकों को उसे कैद कर जेल में डालने के लिए कहा। लेकिन सैनिक सेनापति को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने रानी की बात नहीं मानी। इस पर सेनापति ने राज्य के लालच में उसे मार दिया। लेकिन जब वह राजा बना तो खजाने में एक भी पैसा नहीं था। बहुत ढूंढने पर भी खजाना नहीं मिला। राज्य में भूखमरी फैल गई। इधर रानी की आत्मा पूरे महल में घूम रही थी। एक दिन सेनापति अपने कक्ष में मरा हुआ मिला। तब से वहां कोई राजा नहीं बन पाया और हम लोग अपने अपने छोटे छोटे गांव में बट गए। आज भी वह प्रेतात्मा उस खजाने को किसी को लेने नहीं देती। इसी लालच में कई लोग वहां गए और उस प्रेतात्मा के हाथ अपनी जान गंवा बैठे। ये सुनकर संजय बोला, लेकिन मैंने तो सुना है कि गांव में आकर जवान लड़कों को अपने साथ ले जाती है। बुढ़िया माई ने कहा, हाँ, यही तो पहेली का दूसरा हिस्सा है। जब गांव वालों ने वहां जाना बंद कर दिया तब वह खुद अपना शिकार ढूंढने गांव में आने लगी और खजाने का लालच देकर गांव के नौजवानों को, जिन्हें इस कहानी का पता नहीं है, उन्हें अपने साथ ले जाती है। इसी बीच नीरज ने कहा, लेकिन मांझी, ऐसे में उस खजाने का पता कैसे लगे और उस प्रेतात्मा से पीछा कैसे छुड़ाया जाए? बुढ़िया माई ने कहा, उन मंत्रों से बंदे खजाने को ढूंढने के लिए उस प्रेतात्मा की मुक्ति जरूरी है, तभी वह मंत्रों से मुक्त हो पाएगा। लेकिन ये काम वही कर सकता है जिसे उस खजाने का लालच न हो, वह सारा धन जनता के भलाई के कामों में लगा दे। बुढ़िया माई से सारी बात सुनकर दोनों वापस आ गए। अगले दिन दोनों ने किले में जाने का फैसला किया। बिना किसी को बताए दोनों किले में पहुंच गए। संजय के पास गंगा जल था और नीरज के पास एक मंत्र से अभिमंत्रित किया हुआ कलावा था। सबसे पहले उन्होंने वह कलावा किले के दरवाजे पर बांध दिया, जिससे रानी की प्रेतात्मा बाहर न जा सके। उसके बाद संजय हर जगह गंगा जल छिड़कता हुआ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उनके सामने काला साया दिखाई देने लगा। संजय ने गंगाजल छिड़कना शुरू किया। तभी प्रेतात्मा बोली, अपनी जान की खैर चाहता है तो चले जाओ यहाँ से। संजय ने जवाब दिया, हम तुझे मुक्ति दिलाने आए हैं, इस खजाने को छोड़ और मुक्त हो जा। ये कहकर संजय ने सारा गंगा जल उस काले साए पर डाल दिया। कुछ ही देर में प्रेतात्मा तड़पने लगी। तभी उसके पीछे खजाने का संदूक दिखाई दिया। प्रेतात्मा के मुक्त होते ही खजाने का संदूक खुल गया। दोनों खजाना लेकर गांव में आ गए और सरपंच को सौंप दिया। इस तरह पूरा गांव डर के साए से बाहर आ गया। सरपंच ने खजाना गांव के विकास में लगा दिया। इससे गांव वालों के घरों में खुशहाली आ गई। मारो मारो की आवाज उस काली गहरी रात के सन्नाटे को चीरती हुई पूरी वादी में गूंज रही थी। कोई लाठी लेकर, कोई कुल्हाड़ी लेकर, जिसके जो हाथ लगा वह उस काली नदी की ओर दौड़ पड़ा। अभी अंधेरा होते ही गांव वालों को किसी ने बताया कि काली नदी पार कर रहे दो आदमियों पर हमला हुआ है। गांव वाले बेतहाशा भागते हुए नदी के किनारे पहुंचे तो क्या देखते हैं, खून में लथपथ दो लाशें किनारे पर पड़ी हैं। देखने पर पता लगा कि दोनों की मौत पानी में डूबने से हुई। बाद में किसी ने इन लाशों को काटा है। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। गांव के मुखिया ठाकुर जगन्नाथ जी आगे आए और बोले, जब हमने फैसला किया था कि रात के समय कोई नदी के रास्ते नहीं जाएगा तो ये सब कैसे हो गया? चौकीदार कहाँ मर गया? तभी पीछे खड़ा चौकीदार कांपता हुआ आगे आया, मालिक, मैंने तो इन्हें बहुत मना किया था, लेकिन ये तो शहर से आए पढ़े लिखे नौजवान थे, इन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। हार कर मैं गांव वालों को बुलाने चला गया। आया तो ये सब देखा। आपको यकीन न हो तो गांव वालों से पूछ लो। जमींदार जगन्नाथ जी बोले, तुझे इसीलिए तो नौकरी पर रखा है कि किसी को नदी में न उतरने दे।
हमें पता है काली नदी का भूत किसी को परेशान नहीं करता, जब कोई नदी में जाता है तो वह उसे मार देता है। ऐसे में इस चौकीदार का क्या फायदा? अब पुलिस आएगी, 10 सवाल करेगी। उसी समय पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई, लाशों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। काफी लोगों से पूछताछ की गई लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं था। कुछ ही दिनों में गांव वाले सामान्य हो गए। उसी गांव में एक 25 साल का नौजवान जिसका नाम नीरज था, वह एक दिन अपने दोस्त दीपक के साथ नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा था। नीरज बोला, यार ये भूत का क्या चक्कर है? इस भूत के चक्कर में हम कभी नदी में नहीं जा पाते। नदी के उस पार देखो कितने सुंदर नज़ारे हैं। उस पार एक मंदिर भी है। अगर किसी तरह इस भूत से छुटकारा मिल जाए तो कितना मजा आए। ये सुनकर दीपक बोला, भाई यही तो समस्या है इस नदी की, जो भी इस नदी के जल में पैर रखता है मारा जाता है। नीरज उस पार जाना चाहता था। उसने अपने दोस्त से कहा, क्यों न हम पता लगाएं कि आखिर यह भूत सबको क्यों मार रहा है। ये सुनकर दीपक बोला, इसका जवाब तो गांव के कोई बुजुर्ग ही दे सकते हैं। गांव में सबसे ज्यादा उम्र के तो केवल पुष्पा के दादाजी हैं, चलो उनके पास चलते हैं। दोनों उनके पास पहुंच जाते हैं। उनकी बात सुनकर दादाजी संभल कर बैठ जाते हैं। वो अपनी पोती पुष्पा से कहते हैं, बेटी तू बाहर जाकर खेल, मुझे इन दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। उसके जाने के बाद दादाजी कहना शुरू करते हैं, बात यह है बच्ची है, डर जाएगी। तुम जो पूछ रहे हो वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन नदी में जाने की कभी कोशिश मत करना, क्योंकि जो भी नदी में गया वह वापस नहीं आया। नीरज बोला, बाबा आप बताओ तो सही, बाकी हम पर छोड़ दो। दादाजी ने कहना शुरू किया, बेटा ये सब गांव वालों के ही कर्मों का फल है। इस गांव में मुकुंद नाम का एक सीधा सादा किसान रहता था। दिन भर खेत में मजदूरी करता था। उसका अपना खेत नहीं था। वह तो उस समय के जमींदार के खेत में मजदूरी करता था। वह पूजा पाठ करने वाला आदमी था। रात को जब वह अपने घर पहुंचता तो उसकी पत्नी पूजा की थाली तैयार रखती थी। पूजा की थाली लेकर वह रात को नदी किनारे बंदी नाव से दूसरे किनारे के मंदिर में जाता था। उस मंदिर में कोई नहीं जाता था, केवल मुकुंद ही जाता था। मंदिर की साफ सफाई करता, उसे फूलों से सजाता, भगवान की पूजा करता, उन्हें भोग लगाता और वापस आ जाता था। एक बार नदी में भयानक बाढ़ आ रही थी, लेकिन मुकुंद नहीं माना, वह चला गया। जब वह पूजा करके वापस आया तो नाव नदी के तेज बहाव में बहने लगी। मुकुंद ने नाव से कूदकर अपनी जान बचाई। वह किसी तरह तैरता हुआ किनारे पर पहुंचा। उसकी पूजा की थाली का सिंदूर उसके पूरे चेहरे पर बिखर गया था। वह इस अवस्था में घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे कुछ गांव वाले मिले, उन्होंने मुकुंद को पकड़ लिया। वह चिल्लाता रहा, लेकिन गांव वालों ने उसे तांत्रिक समझकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। उसकी शक्ल कोई पहचान न सके और इतने शोर में उसकी आवाज किसी ने न सुनी। मारने के बाद उसकी लाश को नदी में बहा दिया। बस तभी से वह गुस्से में है। उसका भूत इसी नदी में रहता है और जो भी नदी पार करने की कोशिश करता है वह उसे मार देता है। नीरज और दीपक दोनों उस भूत की आत्मा की शांति के लिए गांव के पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं। पंडित जी मना कर देते हैं। फिर वे दोनों जमींदार जगन्नाथ जी की हवेली पर पहुंच जाते हैं। जगन्नाथ जी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जमींदार जगन्नाथ, नीरज और दीपक को साथ लेकर दूसरे गांव पहुंच जाते हैं। वहां से कुछ दूर बॉर्डर था। वहीं पास में फौजी कैंप थे, जहां फौजियों ने नदी पर पुल बना रखा था। जगन्नाथ जी और गांव वालों ने फौज के कैप्टन से बात की। कैप्टन से परमिशन लेकर वे सब उस पुल से दूसरे किनारे पर बने उस मंदिर में पहुंच जाते हैं जहां मुकुंद पूजा करने जाया करता था। अगले दिन उसको मुक्ति दिलाने के लिए पूजा रखी जाती है। बाकी गांव वाले इस किनारे पर खड़े हो मंदिर में होने वाली पूजा को देख रहे थे।
पूजा जब खत्म होने वाली होती है तो चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। तब पंडित जी कहते हैं, मुकुंद, गांव वाले अपनी गलती मान रहे हैं, इन्हें माफ कर दो और ये दोनों बच्चे तुम्हारा पिंड दान कर रहे हैं। अब तुम मुक्ति की ओर जाओ और भटकना छोड़कर भगवान के धाम चले जाओ। पंडित जी ने पूजा समाप्त करके नीरज और दीपक से पिंडदान करवाया। उसके बाद धीरे धीरे वे आवाजें आना बंद हो गईं, जैसे कोई उनसे दूर जा रहा हो। उसके बाद जमींदार के साथ पंडित जी, नीरज, दीपक और गांव वाले एक नाव में बैठकर अपने गांव आ गए। दो नौजवानों की हिम्मत से गांव वालों को काली नदी के भूत से छुटकारा मिल गया। उसके बाद गांव वाले रोज सुबह सवेरे उस मंदिर में पूजा करने जाने लगे। जमींदार ने गांव वालों के साथ मिलकर उस नदी पर एक अच्छा सा पुल बना दिया, जिससे लोग उस मंदिर में जा सकें। शेष आगे। अमन रात के 10 बजे दिल्ली के बस अड्डे पहुंचा। रामपुर जाने वाली बस का पता किया तो पता लगा बस 10:30 बजे निकलेगी और रात करीब 2 बजे रामपुर पहुंच जाएगी। अमन एक सरकारी ऑफिस में काम करता था। उसे कुछ जरूरी काम से रामपुर में पंचायत ऑफिस जाना था। वह बस में बैठ गया। बस अभी खाली थी, 2-4 सवारियां ही बैठी थीं। 10:30 बजे बस निकल गई। कंडक्टर से टिकट लेते समय अमन ने पूछा, अमन भाई जी, रात को बस स्टैंड से गांव के लिए कोई सवारी मिल जाएगी? कंडक्टर, मेरी बात मानो तो रामपुर मत उतरो, आगे शहर में उतर जाना, वहां से 20 मील है। वहां किसी होटल में रुककर सुबह रामपुर आ जाना। अमन को कंडक्टर की बात समझ नहीं आई। वह बोला, अमन नहीं भाई, मुझे तो रामपुर ही जाना है, काम खत्म करके कल ही वापस लौटना है। बस चल रही थी, काफी सवारियां बैठी थीं। रात करीब 2:30 बजे बस रामपुर बस स्टैंड पर पहुंच गई। अमन बस से उतर रहा था, तभी उसे कुछ सवारियों ने मना किया, लेकिन अमन नहीं माना। वह बस स्टैंड पर उतर गया। बस स्टैंड बिल्कुल खाली पड़ा था। वह अंदर गया तो टिकट काउंटर पर भी कोई नहीं था। अमन वहीं पास पड़ी एक बेंच पर बैठ गया। अमन, लगता है यहाँ कोई नहीं है, रात यही टिकट काउंटर में बिता लेता हूँ, सुबह होते ही गांव चला जाऊंगा। वह टिकट काउंटर के गेट पर पहुंचता है, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। अमन हार कर उसी बेंच पर आकर बैठ जाता है। कुछ दूर पर एक चाय की दुकान थी। वह वहां पहुंच जाता है। वहां भी कोई नहीं था। दुकान के अंदर एक बेंच पड़ी थी। अमन अपना बैग सिर के नीचे लगाकर वहीं लेट जाता है। कुछ देर में उसे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। वह दुकान से निकलकर बाहर देखता है तो एक आदमी कंबल ओढ़े, शायद हाथ में बीड़ी लिए गांव की ओर जा रहा था। अमन, अरे भैया रुको, क्या तुम गांव में जा रहे हो? वह आदमी नहीं रुका और सीधा चला जा रहा था। अमन भागकर उसके पास गया। उसने देखा एक बूढ़ा आदमी जिसका रंग एकदम काला था। अमन को देखकर वह रुक गया। आदमी, क्या है, मेरा रास्ता क्यों रोका? अमन, भाई मुझे भी साथ ले चलो, गांव तक जाना है। आदमी, इस समय जाना ठीक नहीं, यही सो जाओ, सुबह गांव चले जाना। अमन, लेकिन तुम भी तो जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आदमी, ठीक है तुम्हारी मर्जी, लेकिन बाद में मत कहना बताया नहीं था। तुम शहरी लोग किसी बात मानते कहाँ हो। चलो, दोनों खेतों के रास्ते से होकर गांव की ओर चल देते हैं। आदमी, भूत प्रेत में विश्वास रखते हो? अमन, नहीं, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। आदमी, बीड़ी पीते हो? अमन, नहीं। आदमी, मैं बीड़ी जला कर देता हूँ, इसे हाथ में पकड़कर चलो, वरना ये खेत भी पार नहीं कर पाओगे, हाथ में आग रहेगी तो सही रहेगा। अमन को बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन उसने उस आदमी की बात मानने में भी भलाई समझी और जलती हुई बीड़ी अपने हाथ में ले ली। आदमी, पीछे से कोई आवाज दे तो पलटकर मत देखना, चाहे कोई भी हो। अमन आदमी के पीछे पीछे चल रहा था। तभी उसे किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। अमन, भाई लगता है कोई बच्ची मुसीबत में है।
आदमी, तुम मुझे भी मरवाओगे, ये सब छलावा है, तुम चुपचाप मेरे पीछे चलो, पीछे मत देखना। कुछ दूर आगे जाने पर एक कुआं दिखाई दिया। अमन, भाई जी यहाँ पानी पी सकते हैं, बहुत प्यास लगी है। आदमी, नहीं, रात के समय यहाँ रुकना ठीक नहीं। अगर रुक गए तो गांव वालों को सुबह हमारी लाश ही मिलेगी। चुपचाप चलते रहो। अमन चुपचाप उस आदमी के पीछे चलने लगा। अचानक अमन को लगा जैसे उसके पैर किसी ने जकड़ लिए, उसके पैर उठ नहीं रहे थे। वह बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। अमन जोर से चिल्लाया, भाई जी मुझसे अब चला नहीं जा रहा। कुछ देर बैठ जाते हैं। आदमी, लगता है तुम्हारी बीड़ी बुझ गई। अमन ने देखा, वाकई उसकी बीड़ी बुझ गई थी। आदमी, तुम्हें किसी साए ने पकड़ लिया है, मैं अपना हाथ देता हूँ, उसे पकड़कर मेरे साथ चलो, मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। अमन उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है। वह आदमी लगभग उसे घसीटता हुआ लेकर चलने लगता है। कुछ दूर इसी कशमकश में चलते चलते अमर के पैर हल्के हो जाते हैं। अमन, भाई जी अब ठीक है, मैं चल पा रहा हूँ। आदमी, तुम्हें पता नहीं, तुम अभी अभी मौत के मुंह से बच कर आए हो। मेरे हाथ में आग थी जिसने तुम्हें बचा लिया। कुछ ही देर में दोनों गांव पहुंच गए। सुबह होने को थी। वह आदमी अमन को अपने घर ले गया। घर में उसकी पत्नी थी। पत्नी, आपको कितनी बार कहा है रात के समय मत आया कीजिए। आदमी, मुझे किसी से डर नहीं लगता, ये शहरी बाबू डर रहे थे, इन्हें भूत ने पकड़ भी लिया था, इन्हें भी छुड़ा लाया। आप बैठो, जा इनके लिए चाय बना ला। अमन बहुत डर रहा था। वह बोला, अमन, क्या गांव के लोग रात को कहीं नहीं जाते? आदमी, नहीं, गांव के बाहर भूतों का पहरा रहता है, जो भी गया वापस नहीं आया। अमन, आप कहाँ से आ रहे थे? आदमी, मैं अक्सर अपने बेटे को ढूंढने निकल जाता हूँ, वह भी आपकी तरह रात को उस रास्ते पर गया था लेकिन वापस नहीं आया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। अमन पंचायत घर गया और अपना काम निपटा कर वापस जाने लगा तो वह पहले उस आदमी के घर गया। अमन, बाबा मैं वापस जा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदमी, बेटा एक वादा करो, चाहे कितना भी जरूरी काम हो, इस गांव में वापस मत आना। लेकिन अब सवाल यह है कि जाओगे कैसे? अमन, few दिन में भी नहीं जा सकते क्या? आदमी, अब तुम इस गांव में बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं रहना होगा। मैं तुम्हें मना कर रहा था यहाँ आने को, लेकिन तुम नहीं माने। रात को उन आत्माओं ने तुम्हें देख लिया, अब वे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, यहाँ कुछ नहीं कर पाई तो तुम्हारे घर तक पहुँच जाएंगी। अपने घर वालों की रक्षा करना चाहते हो तो इसी गांव में बस जाओ। अमन बहुत डर जाता है। गांव के पीछे एक पुराने मकान में रहने लगता है। उसे रहते कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन अमन उस आदमी के घर जाकर उसके पैर पकड़ लेता है। अमन, बाबा मुझे किसी तरह इस गांव के बाहर पहुंचा दो, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। आदमी, तुम इस गांव में आना चाहते थे? इस गांव में तुम्हारे अलावा और भी कई लोग शहर से आए थे, कुछ ने जाने का प्रयास किया, मारे गए। कुछ इसी गांव में रहते हैं, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हें कुछ बता सके। चुपचाप यहाँ रहो, नहीं तो मारे जाओगे। गांव के लोग यहाँ बाहर से आने वाले का पूरा ध्यान रखते हैं। खाना पीना, रहने के लिए जगह, सब कुछ मिलेगा। इधर अमन के घर पर उसकी पत्नी और एक बेटी थी। वे अमन को ढूंढने के लिए कभी पुलिस चौकी जाती, कभी उसके ऑफिस, लेकिन अमन का कोई पता नहीं लगता। राकेश ने फोन पर बात करते करते अचानक एक तेज चीख सुनी। वह हेलो हेलो करता रहा लेकिन दूसरी ओर से चीखने की आवाज ही आ रही थी। राकेश ने लगभग चीखते हुए कहा, रमा क्या बात है, तुम चीख क्यों रही हो? सब ठीक तो है। लेकिन तभी दूसरी ओर से किसी ने फोन काट दिया। उसके बाद राकेश लगातार फोन मिलाता रहा लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। राकेश अपनी पत्नी रमा से बात कर रहा था। वह अपने घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर था।
रात में उसके पास कोई साधन नहीं था कि वह घर पहुंच सके। आखिर क्या हुआ होगा रमा के साथ जो वह इतनी जोर से चीखी थी? यही सोचकर परेशान हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अपना बैग लेकर बाहर सड़क पर आ गया। अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर उसे कोई नहीं दिख रहा था। वह कुछ देर खड़ा रहा, शायद कोई सवारी मिल जाए, लेकिन जब कुछ न दिखा, तो वह अपने घर की ओर पैदल चल दिया। राकेश बहुत घबराया हुआ था। फिर एक जगह रुककर उसने दोबारा फोन मिलाया, लेकिन अभी भी फोन स्विच ऑफ था। सुनसान सड़क पर उसे चलते हुए डर भी लग रहा था। वहां स्ट्रीट लाइट बहुत दूर थी। बाकी सड़क पर अंधेरा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। राकेश ने इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। वह आगे बढ़ गया और तेज कदमों से उस स्ट्रीट लाइट की ओर चल दिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, किसी औरत के रोने की आवाज उसके कानों में पड़ रही थी। वह और तेज चलने लगा। उसने पलट कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। वह और तेज चलने लगा, लेकिन ये क्या, वह जितना तेज चल रहा था, वह आवाज और तेजी से उसके कानों में आ रही थी। राकेश ने रुककर उस आवाज को सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। हे भगवान, ये तो रमा की आवाज है, वह यहाँ कहाँ है? तभी रोने की आवाज बंद हो गई। राकेश को लगा यह उसका वहम है। वह तेजी से आगे चलने लगा। तभी उसके कानों में रमा की आवाज आई, रुक जाओ राकेश, जहाँ तुम जा रहे हो वहां अब कुछ नहीं है। मैं यही हूँ तुम्हारे पास। राकेश जोर से चीखा, कहाँ हो तुम रमा, सामने आओ। और तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई? अभी तो तुम फोन पर बात कर रही थी। राकेश रुककर चारों ओर देखने लगा। तभी उसे फोन की याद आई। उसने अपना फोन निकाला और उस फ्लैश लाइट जलाकर इधर उधर देखने लगा। वह जोर से रमा रमा चिल्ला रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी फिर से रोने की आवाज आने लगी। राकेश को बहुत डर लग रहा था। वह तेजी से आगे चलने लगा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसका मुंह पर लंबे लंबे बाल ढके हुए थे। वह रो रही थी। राकेश वहीं रुक गया। उसने जोर से कहा, कौन है वहां? वह औरत रो रही थी। राकेश ने उसकी आवाज पहचान ली। अरे रमा, तुम यहाँ कैसे? राकेश उसके पास जाने लगा लेकिन अचानक वह रुक गया। राकेश को एहसास हुआ कि यह रमा नहीं हो सकती। वह वहीं खड़ा हो गया। तभी वह औरत रोते हुए बोली, राकेश, मैं अब वहां नहीं हूं जहां तुम मुझे ढूंढ रहे हो। मेरे पास आओ। राकेश अपने होश हवास खो बैठा था। वह उस औरत की ओर चल दिया। पास जाकर उसने देखा उसके हाथ बिल्कुल काले थे। राकेश ने उसके पैरों की तरफ देखने की कोशिश की लेकिन वह अंधेरे में उसके पैर नहीं देख पाया। तभी तेज हवा के झोंके से उसके चेहरे से बाल हट गए। राकेश ने जैसे ही उसका चेहरा देखा उसकी चीख निकल गई। इस गहरे सन्नाटे में उसकी तेज चीख से पूरा वातावरण गूंज गया। भयानक काला चेहरा, लंबे दांत जिन पर खून लगा था, जैसे वह अभी किसी का खून पीकर आए हो। राकेश उसे देखते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। बंद होती आंखों से राकेश बस इतना ही देख पाया कि वह जोर जोर से हंस रही थी। राकेश की आंख खुली तो वह अस्पताल में बेड पर लेटा था। उसने उठने की कोशिश की लेकिन वह उठ नहीं पाया। उसके बदन पर कई जगह पट्टियां बंधी थी। राकेश ने देखा उसके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है। तभी डॉक्टर ने आकर कहा, बहुत किस्मत वाले हो आप, आपका एक्सीडेंट हुआ और आप बच गए। वैसे कैसे हुआ था आपका एक्सीडेंट? राकेश ने आश्चर्य से डॉक्टर को देखा। नहीं डॉक्टर, मेरा तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उस सड़क पर उस समय कोई नहीं था। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आया। उसने कहा, वहां से कुछ लोग कार से जा रहे थे, वहीं तुम सड़क के किनारे खून से लथपथ पड़े थे। हमें लगा किसी ने अंधेरे में तुम्हें टक्कर मार दी। राकेश ने बताया, नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो तो एक औरत सफेद साड़ी पहने, मेरी पत्नी,
की आवाज में रो रही थी। मैं उसके पास गया तो मैंने देखा वह बहुत भयानक थी। मैं बेहोश हो गया, फिर मुझे कुछ याद नहीं। इंस्पेक्टर ने कहा, ओह, तो आप ही उस डायन का शिकार हो गए। वह अक्सर लोगों को ऐसे ही अपना शिकार बनाती है और जान से मार देती है। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए। राकेश ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, मेरी पत्नी का पता लगाए, कल उसका फोन आया था। फिर फोन पर उसकी चीख सुनाई दी, बाद में फोन कट गया। ये सुनकर इंस्पेक्टर ने कहा, आप उनका नंबर बताइए और अपने घर का पता भी बताइए, मैं किसी को वहां भेजकर पता करवाता हूँ। राकेश से पता लेकर पुलिस राकेश के घर पहुंचती है। वहां उसकी पत्नी का शव रखा था। ये देखकर पुलिस वालों ने आसपास के लोगों से पूछा तो एक ने बताया, कल हमने इसके चीखने की आवाज सुनी थी। जब हम पहुंचे तो इसके शरीर पर कई घाव थे जिनसे खून बह रहा था। हम इसे अस्पताल ले गए। वहां इसने दम तोड़ दिया। इसका फोन भी गिरकर टूट गया। अब तो इसके पति राकेश का इंतजार कर रहे हैं। एक पुलिस वाले ने कहा, इनका कोई रिश्तेदार हो तो इनका अंतिम संस्कार कर दीजिए। इनके पति का भी एक्सीडेंट हो गया है, वे नहीं आ पाएंगे। वहां से आकर उन्होंने इंस्पेक्टर को सारी जानकारी दी। इंस्पेक्टर ने राकेश से बात की, राकेश, तुम्हारी पत्नी ठीक है, लेकिन हमने उसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। तुम ठीक हो जाओ तब अपने घर जाकर बता देना। ये कहकर इंस्पेक्टर बाहर चला गया। उसने डॉक्टर से कहा, इसकी पत्नी मर गई, लेकिन ये बात इसे मत बताना। लेकिन अचानक ये सब कैसे हुआ कुछ पता नहीं लग पा रहा। डॉक्टर ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, ऐसे कई केस मेरे पास आते रहते हैं। यही पास में गांव के सरपंच जोगिंद्र सिंह है, आप उनसे बात कीजिए, वे ही कुछ बताएंगे। अगले दिन इंस्पेक्टर सरपंच जोगिंद्र सिंह के घर पहुंच जाते हैं। सारी बात सुनने के बाद जोगिंद्र सिंह ने कहा, ऐसा कई बार हो चुका है, आप शायद यहाँ नए आए हैं। यह एक डायन है जो लोगों को अपना शिकार बनाती है। जब वह फोन पर बात कर रहा होगा तो उसने सुन लिया होगा। वह जिसे अपना शिकार बनाती है, पहले वह उसे प्यार करने वाले को मार देती है, फिर उसे अपना शिकार बनाती है। इंस्पेक्टर ने कहा, लेकिन वह आदमी तो जिंदा है, बहुत चोट लगी है उसे। जोगिंद्र सिंह ने कहा, किस्मत अच्छी थी जो वह बच गया। जब वह उसे मारने वाली होगी शायद तभी वहां वे लोग आ गए होंगे जो उसे अस्पताल ले गए। कुछ दिन में राकेश चलने फिरने लायक हो गया। इंस्पेक्टर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके घर ले गए। पत्नी की मौत का पता लगते ही राकेश फूट फूट कर रोने लगा, इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझसे झूठ बोला। मेरी रमा तो पहले ही जा चुकी थी। इंस्पेक्टर ने कहा, वह औरत जिसने तुम पर हमला किया वह एक डायन थी। मैंने उसके बारे में पता किया। उसके जब वह जिंदा थी तो उसके प्रेमी ने उसे छोड़ दिया था, जिसके कारण उसने खुदकुशी कर ली। बाद में उसने अपने प्रेमी को भी मार डाला। तब से जब वह कहीं भी दो प्यार करने वालों के बारे में सुनती है उन्हें मार देती है। तुमसे पहले भी कई केस हो चुके हैं। राकेश को गहरा सदमा लगा था। वह अब सारे दिन घर बंद करके अंदर बैठा रहता था। रात में वह उस औरत को सपने में देखता था। मेरा नाम अमित है। मैं आज ऑफिस से आया तो मुझे मेरी पत्नी का फोन आया कि हम सब शादी में जा रहे हैं। मेरे माता पिता और पत्नी तीनों एक शादी में गए थे। मैं घर पहुंचा। पड़ोस से चाबी लेकर मैंने गेट खोला। खाना मैं बाहर से खाकर आया था। मैं कपड़े बदलकर अपने बेड पर बैठकर एक किताब पढ़ने लगा। घर पर किसी के न होने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आप शांति से एक किताब पढ़ सकते हैं। मैं किताब पढ़ ही रहा था कि मुझे खिड़की पर कोई साया दिखाई दिया। इतनी रात में कौन आ सकता है? कहीं कोई चोर तो नहीं जो बंद घर समझकर चोरी करने की फिराक में हो। मैं यही सब सोच रहा था, फिर मैंने उठकर कमरे की लाइट ऑन की। इसके बाद मैं खिड़की के पास गया और चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन सामने से कोई उत्तर नहीं आया। तो मैंने डरते डरते खिड़की खोलकर देखा, तभी मैंने देखा एक आदमी बाहर की ओर भाग रहा है। मैं जल्दी से मैंने गेट खोलकर बाहर आया, लेकिन तब तक वह काफी दूर जा चुका था। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि वह चोर ही था। लेकिन अब तो वह जा चुका था।
इस घटना से मेरी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। मेरा मन अब किताब में भी नहीं लग रहा था। एक अनजाना सा डर मेरे मन में बैठ चुका था। ये डर मेरे लिए नहीं था, बल्कि कई बार मेरे माता पिता या मेरी पत्नी अकेली रहती थी। मुझे बाहर टूर के लिए जाना पड़ता था। रात अधिक हो चुकी थी। मैं किचन में गया और पानी पीकर अपने लिए कॉफी बनाने लगा। तभी मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी, जो कि मेरे बेडरूम से आ रही थी। मैंने काफी छोड़कर एक हाथ में लकड़ी का डंडा उठाया और बेडरूम की तरफ गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं पलट कर जाने लगा, तभी मैंने देखा कि जो किताब मैं पढ़ते पढ़ते उल्टी रख कर गया था वे सीधी रखी थी, और उसका पहला खाली पेज खुला था। उस पर लाल रंग से कुछ लिखा था। मैंने पास जाकर देखा तो उस पर लिखा था, मैं तुम सबको मार दूंगी। ये पढ़ते ही मेरे हाथ से किताब छूट गई। मैंने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। वह खिड़की अब भी खुली थी जिसे मैंने ही खोला था। मैंने जल्दी से जाकर खिड़की बंद कर दी। मेरे दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई थी। मैंने पलंग के नीचे, अलमारी में हर जगह देखा, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया। आखिर ये किसने लिखा और क्यों? यही सब सोचकर मैं घबरा रहा था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। मुझे एक बार लगा कि यह मेरा वहम होगा, लेकिन किताब सामने थी और किसी के चलने की आहट मैंने खुद सुनी थी। मैं जल्दी से किचन में गया और अपनी कॉफी उठा लाया, फिर बेड पर बैठकर कॉफी पीने लगा। कॉफी पीते पीते मैंने किताब उठाकर उस लिखे हुए को हाथ से छू कर देखा। मेरे हाथ से कॉफी का मग छूटकर फर्श पर गिर गया। मैंने जैसे ही उस लिखे हुए पर हाथ फेरा, मुझे एहसास हुआ कि यह तो किसी के खून से लिखा गया है, जो कि अभी ठीक से सूखा नहीं था, और कुछ खून मेरे हाथ पर भी लग गया था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, कौन है? सामने आओ। कौन मुझे मारना चाहता है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं थककर पास पड़े सोफे पर बैठ गया। मैंने सामने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा, उसमें 3 बज रहे थे। मैं घबरा कर इधर उधर चक्कर लगा रहा था। इसी तरह सुबह के 5 बज गए। बाहर थोड़ा दिन निकल आया। मैं बेड पर आंखें बंद किए लेटा था। तभी फोन की घंटी बजी। दूसरी ओर मेरी पत्नी थी। सुनो जी, हम निकल चुके हैं, बस 1 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। मैंने फोन रखकर जल्दी से कॉफी का मग समेटा, फर्श को साफ किया और उस किताब को बंद करके सामने अलमारी में रख दिया। मैं किसी को कुछ बताना नहीं चाहता था। 1 घंटे बाद मेरे माता पिता और पत्नी तीनों आ गए। सभी बाहर सोफे पर बैठकर बातें करने लगे, जैसे शादी में क्या क्या हुआ, कौन कौन आया था। मैं बेमन से सबकी बातें सुन रहा था। तभी मेरी मम्मी ने मुझे टोका, क्या बात है अमित, कुछ परेशान दिख रहा है? तेरी आंखें भी लाल हो रही हैं। क्या रात को सो नहीं पाया? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रात देर तक किताब पढ़ता रहा, नींद नहीं आ रही थी। मेरी पत्नी आशा ने कहा, मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, फिर आराम कर लेना, आज तो आपकी छुट्टी है। मैंने हाँ में सिर हिलाया। आशा चाय बनाने चली गई। मेरी मम्मी अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गई। मुझे मौका मिल गया पापा से बात करने का। मेरे पापा ज्ञानचंद जी बहुत समझदार इंसान थे। उन्होंने बहुत तकलीफें उठाई, लेकिन कभी हार नहीं मानी। मैं अपनी हर बात अपने पापा से शेयर करता था। मैंने पापा को सारी बात बता दी और कहा कि वे किसी से कुछ न कहें। पापा कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, मुझे वो किताब दिखा। मैं जल्दी से किताब ले आया। पापा ने किताब को खोला, लेकिन ये क्या, उस पेज पर तो अब कुछ भी नहीं लिखा था। ये देखकर पापा बोले, मुझे लगता है ये तेरा वहम है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर चुप बैठकर मैंने कहा, नहीं पापा, ये मेरा वहम नहीं है, ये देखा, वो खून के दाग अब भी मेरी उंगलियों पर लगे हैं। मेरे पापा ने मेरे हाथ को गौर से देखा। अब उन्हें यकीन था कि मैं सच बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा, तू चिंता मत कर, तैयार हो और मेरे साथ चल। इसी बीच आशा चाय लेकर आ गई। हम तीनों ने चाय पी। इसके बाद मैं तैयार होकर पापा के साथ बाहर निकला। हम गाड़ी में बैठकर पापा के बताए पते पर चल दिए। वहां पहुंचकर मैंने देखा यह एक पुरानी सी हवेली थी, लेकिन अच्छी तरह से सजी हुई थी। पापा जैसे ही अंदर पहुंचे, एक बुजुर्ग से व्यक्ति ने आकर कहा, अरे भाई ज्ञानचंद, आज अचानक बहुत दिनों बाद आए। पापा उनके गले लग गए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर पापा ने कहा, वो अब फिर से मुझे धमकी दे रही है, मेरे बेटे को धमका रही है। उसे रोकना होगा। कल ये मेरा बेटा अमित घर में अकेला था। वह इसकी किताब पर लिख गई कि वह हम सबको मार देगी। देख भाई कमल, इसका कुछ बंदोबस्त कर, मेरे परिवार पर आंच नहीं आनी चाहिए। कमल जी कुछ देर सोच में पड़ गए, फिर उन्होंने कहा, भाई साहब, यही सब कुछ दिन से मेरे साथ भी हो रहा है। तरह तरह से मुझे धमकी मिल रही है। मुझे लगा कहीं तेरे साथ भी यही सब न हो रहा हो, इसीलिए मैंने कल एक आदमी को तेरे घर भेजा था। वह खिड़की से झांक कर अंदर देखने की कोशिश कर रहा था।
तभी कोई उस पर चिल्लाया और वह भाग लिया। मैंने कहा, हाँ अंकल, वो मैं ही था। मुझे लगा कोई चोर है। लेकिन ये सब क्या है, मुझे भी बताओ। मेरे पिता मुझे कुछ बताना नहीं चाहते थे। लेकिन कमल जी ने कहा, बेटा आज से करीब 30 साल पहले हम दोनों एक गांव में रहते थे। वहां एक औरत थी जो कि तंत्र मंत्र करके सीधे साधे गांव वालों को ठगती रहती थी। उन्हें डरा कर पैसे ऐंठती थी। हम दोनों शहर से पढ़कर गए थे, इसलिए हम उससे नहीं डरते थे। हमने गांव वालों को इकट्ठा किया और उसके घर पहुंच गए। उस समय वह एक बच्चे की बलि देने की तैयारी कर रही थी। हमने पुलिस को फोन कर दिया था, लेकिन पुलिस समय पर नहीं पहुंच पाई। इधर गांव वाले उससे पहले ही गुस्सा थे। जब उन्होंने एक बच्चे को देखा तो वहां लेटा था। उसके मुंह पर सिंदूर लगा हुआ था। पास ही में एक तलवार रखी थी। ये देखकर गांव वालों ने उस पर हमला कर दिया। हम गांव वालों को रोकते रहे कि इसे सजा कानून देगा, लेकिन हमें सबने पकड़ लिया और फिर उसी तलवार से उसे मौत के घाट उतार दिया। मरते मरते उसने हम दोनों की ओर देख कहा, जैसे मैं आज तड़प कर मर रही हूँ ऐसे ही तुम दोनों का परिवार मरेगा। उसके बाद हम दोनों शहर चले आए। अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। शादी हो गई, बच्चे हो गए। हम इस सब को भूल गए। लेकिन समय समय पर गांव से खबरें आती रहती थी कि जिन दो लोगों ने उसे तलवार से मारा था, उनकी लाश कुछ दिन बाद पेड़ से लटकी मिली। हम दोनों डर गए थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। आज 30 साल बाद लगता है उसकी आत्मा को हमारे बारे में पता लग गया है। बेटा तू चिंता मत कर, हम इसका कुछ न कुछ इंतजाम कर लेंगे। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। इतना सब कुछ छुपा था इस सब के पीछे। मैं सोच में पड़ गया। वहां कुछ देर बातें करके मैं पापा के साथ घर आ गया। रास्ते में पापा ने किसी को कुछ न बताने की कसम मुझे दे दी थी। अचानक मेरा परिवार इतने बड़े संकट में पड़ गया, जिसमें हमारा कोई कसूर नहीं था। ये सोच सोचकर मेरा हाल बेहाल होता जा रहा था। घर आकर मैं सोने चला गया। अगले दिन मैं ऑफिस गया और जाते समय पापा को हिदायत दी कि वे घर पर ही रहें। ऑफिस के सारे काम निपटा कर मैं शाम होते ही घर आ जाता था। रात को जगता रहता था। मुझे अब घर के हर कोने से डर लगता था। चिंता अपनी नहीं थी, लेकिन माता पिता और पत्नी को लेकर मैं बहुत डर गया था। 2 दिन बाद पापा ने कहा, बेटा चिंता मत कर, हमें एक तांत्रिक मिल गया है, हम सबको उसके साथ गांव जाना है, वहीं वह पूजा कर उस आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। मैंने कहा, पापा कब चलना है? पापा ने कहा, बेटा 2 दिन बाद अमावस्या है, उसी दिन चलेंगे। कमल जी का परिवार भी चलेगा। वह Tantrika puja karake sabako eka kala daga daga jees gale mem pahana karakoi dara nahim rahiga. Fira vaha adma ki mukti ke liye yajna karega. Taya samaya para hama saba ganba pahinga gay. Vaham hamare purain gara mem tantrika ne puja suru kara di puja karain ke bada usain kala daga sabako dia. Sabane use pahana liya.